बन गए थे, लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्लैक मनी और कैश वगैरह जो होता था वो पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था। ऐसा हो गया था कि कैश के बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी चल ही नहीं सकती, इलेक्शन ही नहीं जीत सकती। और कैश इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा माहिर होते थे गुंडे, और इसीलिए उस टाइम पे नेताओं की पहली पसंद ये क्रिमिनल्स और गुंडे जो थे ये हो गए थे। एक तो ये भीड़ इकट्ठी करने में बहुत माहिर होते थे और ये कैश भी बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लेते। ब्लैक मनी को मैनेज करना उसमें बहुत अच्छे थे। कुछ केसेस में तो उस टाइम पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी होती थी, तो ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स होते थे ये उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, इसलिए नेताओं की पहली पसंद थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स थे ये भी प्रोफेशनल होने लगे, इनमें से भी कुछ लोग पढ़े लिखे निकलने लगे। धीरे धीरे इनको भी रियलाइज होने लगा कि भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और सफेद कुर्ता पहन के फॉर्च्यूनर में ये लोग घूम रहे हैं। तो क्रिमिनल्स की एंट्री भी पॉलिटिक्स में यहीं से हुई। अभी तो ये हाल है कि 40% से ज्यादा हमारे एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक मनी और कैश डोनेशन का जो गेम था ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार था गुंडों की एंट्री करवाने में पॉलिटिक्स के अंदर। और जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो ईयर 2002 में एडीआर जो कि एक एनजीओ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां जाके कहता है कि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), और हमें जो नेता रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसकी फैमिली के पास कितना पैसा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह हम लोग वोट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है जितने भी कैंडिडेट अब खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर उनको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, कितना पैसा है उनके पास, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये चीज 2003 में लागू हो गई थी और तब से लेके आज तक जितने भी नेता हैं जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन